वेलकम टू मूवीज़ की सिनेमाबाजी। हम सुन रहे हैं हेमा मालिनी, वुमेन बिहाइंड द ड्रीम गर्ल। उन्होंने धर्म जी से विवाह किया और इस बात पर उनके परिवार में ही खूब विरोध हुआ और बहुत सारे लोगों को भी ये प्रेम प्रसंग जचा नहीं। लेकिन क्या कहती हैं हेमा जी इस बारे में, और आज के अंक में ये भी जानेंगे कि उनके लिए और कौन कौन से विवाह योग्य युवकों के प्रस्ताव आए और उन सब का क्या हुआ। दरअसल हमारे यहाँ की फिल्मों में प्रेम प्रसंगों पर बहुत जोर दिया जाता है और फिल्मों की मुख्य थीम ही होती है प्रेम के बारे में। और इस सब को देखकर बहुत सारे लड़के और लड़कियां ये सोचने लगते हैं कि उन्हें भी प्रेम अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और जैसा इसका ताना बाना है, वहाँ पर प्रेम इतना उन्मुक्त नहीं है और ना ही लड़के लड़कियों को प्रेम करने की ऐसी खुली छूट होती है जैसे कि फिल्मों में दिखाई जाती है। और ज़्यादातर ऐसे प्रसंग दुखद ही साबित होते हैं। और इसी माहौल में हेमा जी काम कर रही थी। हेमा जी भी एक सामान्य लड़की की तरह थी जिसके मन में भी अपने पति की और उस व्यक्ति की एक छवि थी जिसके साथ उन्हें सारा जीवन गुजारना था। और कहीं न कहीं धर्म जी इस इमेज पर बिल्कुल खरे उतरते थे, क्योंकि उनमें सारे के सारे गुण थे। बस वो शादीशुदा थे और उनका एक परिवार भी था। हेमा जी बताती हैं, मैंने धर्मेंद्र से दूर जाने का बहुत प्रयास किया पर ऐसा हो न सका। एक इंसान के रूप में उनमें कुछ तो खास बात थी जिसके कारण इस बंधन को तोड़ना मेरे लिए कठिन था। वो कहती हैं कि उनके परिवार की ऐसी सोच थी कि समय के साथ हेमा जी का ये आकर्षण धर्म जी के प्रति खत्म हो जाएगा और वो उनको छोड़ कर के आगे बढ़ जाएंगी। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों और नज़दीक आते जा रहे थे। हेमा जी अपने परिवार के सम्मुख ये सारी बातें बताने में खुद को ठीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वो बताती हैं, मैं नहीं जानती कि कितने लोग इस बात पर यकीन करेंगे, पर सच मानिए मैंने उनसे शादी करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि जो कुछ भी हुआ क्या वही सबसे अच्छा विकल्प था। कोई भी सोच समझकर प्यार नहीं करता, ये तो बस हो जाता है। जब भी मैं अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी तो मैं हमेशा उन्हीं की तरह के किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना करती थी, आकर्षक, सुदृढ़ और शांत मुखड़े वाला। पर वो व्यक्ति कभी धर्मेंद्र नहीं होते थे। पर शायद यही होने को मंजूर था। हमने आपस में कोई वायदे नहीं किए, भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी कोई योजना ही नहीं बनाई। उन्होंने मेरे साथ कभी फ्लर्ट नहीं किया। हालांकि उनकी छवि फ्लर्ट वाली हो सकती है और ना मैंने कभी कुछ ऐसा किया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि फ्लर्ट कैसे किया जाता है। मैं सिर्फ ये जानती थी कि उनके साथ रहने, उनके साथ बात करने में मुझे खुशी मिलती है और ये खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मेरा इरादा कभी किसी को पीड़ा पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का नहीं था। अब इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है। और जब इस तरह की कोई घटना घटती है
तो उसमें कोई एक पक्ष ही जिम्मेदार नहीं होता है। प्रेम तो दो तरफ से किया जाता है। हेमा जी तो किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उन्होंने बहुत से लोगों को शायद दुखी कर दिया था, और इनमें से एक थे उनके अपने पिताजी। चक्रवर्ती बाबू कई तरीकों से खुद को व्यस्त रखने लगे थे। वो घंटों तक पढ़ते रहते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे, पर उनका दिल अपनी बेटी के लिए हमेशा ही दुखता रहता था। हेमा जी कहती हैं कि उन्होंने मद्रास स्थित नाट्य विहार कला केंद्र की स्थापना इन्हीं चिंताओं से ध्यान हटाने के लिए की थी। जब उन्होंने जुहू वाले बंगले को खरीदा था, उसी समय उन्होंने मद्रास के कस्तूरी रंगा रोड पर भी एक बड़ी सी जमीन खरीदी थी, जहां वो अपनी बेटी के लिए एक सपनों का महल बनाना चाहते थे। और फिर इसे बनाने के लिए वो मद्रास में ही रहने लगे। वो वहां पर चिलचिलाती धूप और बरसती हुई घनघोर वर्षा में भी छाता लिए खड़े ही रहते थे। इस मकान के बनने के दौरान वो बहुत महीनों तक अकेले अपने परिवार से दूर रहे थे। खुद को बिजी रखने के लिए उन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे। एक था अपने पिता श्री शैल चक्रवर्ती जी, जो कि तमिल प्रबंध और संस्कृत काव्य के जाने माने ज्ञाता थे, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि जो कि उन्होंने अपने पिता के लेखों के संपादन और उनके संक्षिप्त स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा किया। ये पुस्तक मद्रास में सन 1974 में विमोचित की गई और इसे बहुत अच्छी प्रशंसा भी प्राप्त हुई। ये पुस्तक आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। एक और प्रोजेक्ट था परंपरागत कलाओं की खोज के प्रति चक्रवर्ती बाबू का समर्पण, और उन्होंने इसके लिए स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और नृत्य निर्देशकों से संपर्क साधा और उन्हें चुनिंदा नृत्य कार्यक्रमों में कीर्तनों एवं जावलियों को समाहित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वो हेमा जी के भरतनाट्यम कार्यक्रमों में शामिल किए जा सकें। वो हेमा जी के नृत्य के कार्यक्रमों को कुछ नयापन देना चाहते थे। शुरुआत में हेमा जी मंच पर सिर्फ भरतनाट्यम की रचनाएं ही प्रस्तुत करती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने हल्की फुल्की प्रस्तुतियां भी शामिल कर लीं, जैसे कि उनकी माताजी ने मीराबाई जी के पग घुंघरू बांध को शामिल कर लिया। हालांकि दर्शक हेमा जी से फिल्मी गानों की मांग करते थे, पर हेमा जी दृढ़तापूर्वक इसके लिए मना करती थीं। वो कहती थीं, अगर आइटम सॉन्ग्स देखने हैं तो आपको सिनेमा घरों में जाना पड़ेगा। स्टेज पर तो वो नृत्य की प्रस्तुति ही देती थीं, जो वो आज तक देती चली आ रही हैं। धीरे धीरे हेमा जी नृत्य निर्देशक भूषण लखनरी जी के निर्देशन में बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं भी करने लगीं, जैसे कि सावित्री, दुर्गा, मीरा, द्रौपदी आदि पर आधारित नृत्य नाटिकाएं। और चक्रवर्ती बाबू का फेमस और फेवरेट सब्जेक्ट था भगवान रंगनाथ जी की दीवानी मीराबाई पर आधारित नृत्य नाटिका। हेमा जी बताती हैं, अप्पा इस विषय को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि वो स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने के लिए हमेशा ठोस सुझाव देते थे और मैं हमेशा उनके सुझावों का आदर करती थी और उनके साथ बिताए हुए
समय का आनंद उठाती थी। और फिर चक्रवर्ती बाबू ने इस नाट्य विहार कला केंद्र की एक ब्रांच मुंबई में भी खोलने की ज़रूरत महसूस की। हेमा जी कहती हैं, ये कहा जा सकता है कि मैंने अपने जीवन में अप्पा को बड़ी देर से पहचाना। हमारे बचपन के दिनों में मैं और मेरे भाई अप्पा से दूरी बनाए रखते थे। इसका एक कारण तो ये था कि वो हमेशा बिजी रहते थे, और दूसरा ये कि हम अम्मा के माध्यम से ही उनसे बातचीत करना पसंद करते थे। उन दिनों जब भी हमारे पेरेंट्स में कोई बहस होती थी तो मुझे लगता था कि अम्मा ही सही हैं। आज मैं अपने इस प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह के लिए खुद को ही दोषी पाती हूँ, क्योंकि हम लोग अधिकांश समय अम्मा के साथ ही बिताते थे। इसलिए अम्मा के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम था। एक बच्चे के तौर पर वो हमें ऑफिस जाने वाले, अखबार पढ़ने वाले और हमारे रिपोर्ट कार्ड पर दस्तखत करने वाले व्यक्ति ही दिखते थे। पर रिटायर होने के बाद हमने उनका एक बदला रूप देखा। पहले वो शहर से बाहर होने वाली शूटिंग पर जाने से हिचकिचाते थे, पर जैसे जैसे अम्मा तारीखों को मैनेज करने के बोझ से दबती गई, अप्पा स्वेच्छा से मेरे साथ शूटिंग पर जाने लगे। हमने कुदरत और महबूबा जैसी फिल्मों के सेट पर बहुत अच्छा समय बिताया। उनके साथ रहने से मुझे बहुत शांति मिलती थी। उन्हें अपने अंतिम समय तक सही गलत की बहुत अच्छी पहचान थी। और ये सब बताते हुए हेमा जी बहुत भावुक हो जाती हैं। वो अपने पिता की आंखों की पुतली जैसी थीं, लेकिन उनके पिता ने उनकी वजह से कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब भी हेमा जी का नाम किसी विवाद में घसीटा जाता था तो वो बहुत परेशान हो जाते थे और उन्हें बहुत दुख होता था। लेकिन जब आप फिल्म की इतनी मशहूर टॉप की हीरोइन हो तो फिर आपका नाम तो विवादों में घसीटा ही जाएगा। हेमा जी के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज और फिल्मी सितारों के साथ उनका नाम जोड़े जाने का ये काम चल ही रहा था और बराबर चलता जा रहा था, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थीं। इस टेंशन की वजह से फिल्मों की शूटिंग में भी काफ़ी समस्या आ रही थी। इन्हीं कहानियों में से एक संजीव कुमार जी से हेमा जी के रिश्ते के बारे में भी कहा जाता है कि संजीव कुमार जी की माता जी हेमा जी के लिए रिश्ता लेकर आई थीं, तो जया जी ने ये कहकर मना कर दिया कि हेमा अभी बहुत छोटी है। लेकिन संजीव कुमार जी कभी हार मानने वालों में से थे नहीं, और उन्होंने जितेंद्र जी से, जो उस समय हेमा जी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे थे, हेमा जी तक अपनी बात पहुंचाने को कहा। कहा जाता है कि जितेंद्र जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने मित्र के गुणों की चर्चा हेमा जी से की। वो सादगी पसंद व्यक्ति थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो शादीशुदा नहीं थे। हेमा ने इन सबसे सहमति जताई और अपने प्रति संजीव कुमार जी की भावनाओं के प्रति सम्मान भी जताया। वे संजीव कुमार जी को पसंद तो करती थीं, पर इतना नहीं कि उनके साथ अपना सारा जीवन बिता सकें, और हेमा ने ये कहने का साहस भी जुटा लिया। खबरें तो यहाँ तक उड़ी कि संजीव कुमार जी हेमा जी के द्वारा रिश्ता ठुकराए जाने को सहन नहीं कर पाए और बहुत अधिक शराब पीने लगे। उनके मित्रों ने जितेंद्र जी पर हेमा जी के प्रेम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, पर हेमा जी को जानने वाले सभी लोग ये मानते हैं कि जब जितेंद्र जी को ये पता चल गया कि
हेमा जी के मन में संजीव कुमार जी के लिए कोई आकर्षण नहीं है। तभी उन्होंने हेमा जी से अपनी बात की। उस समय ये दोनों बंगलौर में सीवी राजेंद्रन जी की फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे और बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे। सेट पर रहने वाले हर किसी को पता था कि जितेंद्र जी हेमा जी के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। उनके इरादे भी बहुत अच्छे थे और वो हेमा जी के साथ विवाह करना चाहते थे। हेमा जी के करीबी लोगों ने भी उन्हें एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट पाया था, क्योंकि वो खूबसूरत, समझदार और कुंवारे भी थे। हेमा जी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर उनका झुकाव भी धीरे धीरे इस रिश्ते की तरफ हो रहा था। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र जी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने पेरेंट्स को मद्रास बुलाया और हेमा जी से भी ऐसा ही करने को कहा। और एक शाम दोनों परिवार हेमा जी के बंगले पर रिश्ता पक्का करने के लिए इकट्ठा हुए। चक्रवर्ती बाबू हालांकि घर पर ही थे, पर उन्होंने नीचे आने से और कोई भी बात करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ हेमा जी और जितेंद्र जी को लगातार उनके चाहने वालों के फोन आ रहे थे। शोभा सिप्पी जी, जो उस समय एक एयर होस्टेस थी, जितेंद्र जी की लंबे समय से गर्लफ्रेंड थी। और जैसा कि सब जानते हैं, धर्म जी तो हेमा जी के दीवाने थे ही। इन दोनों लोगों ने उन दोनों से कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करने का आग्रह किया, लेकिन जितेंद्र जी नहीं माने और उन्होंने हेमा जी के सामने तिरुपति जाकर विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। थोड़े समय के लिए हेमा जी इस चीज़ के लिए तैयार हो गईं, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेमा जी पीछे हट गईं। चाहे हम इसे डर कहें या फिर सावधानी कहें या फिर खुद को कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा तैयार ना कर पाना कहें, पर हेमा जी ने कुछ समय देने का आग्रह किया। जितेंद्र जी निराश तो हुए, पर फिर मान गए। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इस बारे में बहुत सारी अटकलबाजियां लगती रही हैं। कुछ लोगों ने हेमा जी के सही डिसीजन ना ले पाने को दोषी ठहराया, तो कुछ लोगों ने जितेंद्र जी को डिसीजन लेने में जल्दबाजी और धैर्य खो देने को जिम्मेदार ठहराया। इस जोड़े के अलग होने की सही वजह इतने सालों के बाद भी अभी तक रहस्य ही बनी हुई है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि तब बहुत सारे दिल टूटे थे। अटकलों का ये दौर 31 अक्टूबर सन 1974 को ख़त्म हो गया, जब जितेंद्र जी ने शोभा सिप्पी जी के साथ शादी कर ली। ये उस साल का सबसे बड़ा स्कैंडल था और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की सुर्खियों में छाया हुआ था। लेकिन दोनों का अपने काम के प्रति कमिटमेंट इतना अच्छा था कि उन लोगों की फिल्मों पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक छोटे से गैप के बाद दोनों ने बहुत सारी नई फिल्में भी साइन की, जैसे ज्योति, मुल्जिम, हम तेरे आशिक और कई सालों बाद बनी फिल्म जान हथेली पर सन 1987 में। और इतना सब होने के बाद भी दोनों के स्टारडम पर, स्टार वाले स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो फिल्मी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस थे। लेकिन इस सारी बातों की वजह से चक्रवर्ती बाबू बहुत ज़्यादा परेशान थे
और थोड़ा सा इंसल्टेड भी फील कर रहे थे। पूरे घर में एक मनहूसियत सी छा गई थी। जया जी तो ये सोचने लगी थी कि समय की नज़ाकत को देखते हुए परंपराओं से परे हटकर धर्म जी को ही दामाद मान लेना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पति के सामने ये बात रखी, पर चक्रवर्ती बाबू इस बात को सुनते ही बहुत परेशान हो गए। वो ये मानते थे कि थोड़ी देर की खुशी के लिए वो अपनी बेटी के पूरे भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते थे। वो हेमा जी की धर्म जी के साथ शादी को ऐसी ही अस्थायी खुशी मानते थे, यानी कि टेम्परेरी हैप्पीनेस मानते थे। और इस बात पर वो अंतिम समय तक बिल्कुल दृढ़ थे। वो मानते थे कि हेमा पर लगा लांछन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, परंतु धर्म जी के साथ ये रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दोनों के बीच ये विवाह संबंध आज भी कायम है और बड़ी खूबसूरती से दोनों इस रिश्ते को निभा रहे हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि इस रिश्ते को लेकर दोनों ने बहुत सारे समझौते भी किए। हेमा जी ने धर्म जी से कभी कोई प्रश्न नहीं किया। धर्म जी अपने परिवार के साथ ही रहते रहे। खैर, ये तो दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। जानते हैं कि इस समय हेमा जी के परिवार में क्या चल रहा था। हेमा जी अपने परिवार के लिए हुए किसी भी डिसीजन को मानने के लिए तैयार हो गई थी। वो शांति चाहती थी। उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया था, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और चक्रवर्ती बाबू ने इस समस्या का व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए अपनी बेटी के लिए भावी आयंगर उम्मीदवारों की लाइन लगा दी। वो हर संडे को अपनी बेटी के लायक वरों को, उनमें से कोई इंजीनियर होता था, कोई आईएएस होता था, कोई डॉक्टर होता था, चाय पर बुलाते थे। हेमा जी बताती हैं, जब मेरी बारी आती थी तो मुझे बातचीत के लिए कमरे में बुलाया जाता था और मेरे आते ही वो सारे के सारे उम्मीदवार इस तरह घबरा जाते थे कि उनके हाथ में पकड़े हुए कप प्लेट बजने लगते थे। दरअसल वो हेमा जी के व्यक्तित्व के सामने खुद को छोटा सा महसूस करने लगते थे। और कुछ समय बाद चक्रवर्ती बाबू भी इस बात को समझ गए कि ये सारे के सारे वर हेमा जी के व्यक्तित्व के आगे बिल्कुल बौने हैं और वो हेमा जी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। हेमा जी बहुत आगे निकल चुकी थी और उनकी बराबरी करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। शायद सफलता की यही कीमत होती है। हेमा जी कहती हैं, बेमेल लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में एक साथ प्रवेश नहीं मिलता और ये रास्ता इतना कठिन है कि इसे अकेले पार नहीं किया जा सकता। एक रहस्य की बात यह भी है कि उस समय का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, राजनेता या कलाकार इस खूबसूरत सी सुंदरी का हाथ मांगने के लिए आगे नहीं आया और ना ही हेमा जी के परिवार वाले कोई शाही खानदान वाला वर खोज पाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। हेमा जी को उसी दुनिया में जिसमें वो काम कर रही थी अपने लिए वर की तलाश करनी थी, क्योंकि धर्म जी एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे। इसलिए हेमा जी अब भी फिल्मी दुनिया में कलंक से बची हुई थी। पर ये फैक्ट उन्हें मीडिया की चुभती हुई निगाहों से कोई राहत नहीं दिला रहा था। चक्रवर्ती बाबू अपने प्रयास कर रहे थे,
पर इन बीच के वर्षों में हेमा जी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी और उन्हें एक फीमेल एक्ट्रेस के रूप में मिलने वाला पैसा अभूतपूर्व था। एक समय तक तो चक्रवर्ती बाबू ने हेमा जी की इस आमदनी का प्रबंध करने की कोशिश की, पर कुछ समय बाद वो ये भार नहीं उठा सके और हेमा जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया, पर कागजी कामकाज जटिल होता जा रहा था और इसी बढ़ते हुए दबाव ने चक्रवर्ती बाबू को बहुत टेंशन दे दिया था। हेमा जी को आज भी नाक पर चश्मा चढ़ाए और कागजों की भीड़ में घिरे और फाइलों पर झुके हुए अपने पिताजी याद हैं। वो बताती हैं, जब मैं सुबह शूटिंग के लिए बाहर जाने लगती थी तो वो मुझे अपने पास बिठाकर टैक्स की समस्याओं को समझने के लिए कहा करते थे और मैं कहती थी, जब तक आप हैं मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और अप्पा गुस्सा हो जाते थे और कहते थे कि ये तुम्हारा पैसा है और तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि व्यक्ति को अपनी आमदनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका समय निकालना चाहिए, तभी हम अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश मैं इस बात की गहराई को अपने जीवन में बहुत देर में समझ सकी, जबकि वो हमारे बीच से जा चुके थे। जुलाई 1978 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि पूरा का पूरा चक्रवर्ती परिवार बिल्कुल हिल गया। दरअसल एक रात हेमा जी का एक दीवाना प्रशंसक उनसे मिलने के लिए उनके बंगले में घुस आया और हेमा जी के पिताजी चक्रवर्ती बाबू ने उसको देख लिया। एक आया ने भी उसको देख लिया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। चक्रवर्ती बाबू उसके साथ भिड़ गए और फिर उनको हार्ट अटैक हो गया। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल बताया गया है। और 20 जुलाई सन 1978 को चक्रवर्ती बाबू हार्ट अटैक से नहीं रहे। हेमा जी इसके बाद बहुत परेशान हो गई और उन्होंने इस बारे में बात करना तक बंद कर दिया था। सफलता की इससे बड़ी कीमत शायद ही किसी ने चुकाई होगी। इस दुख और तकलीफ को सहते सहते 2 साल बाद आखिरकार हेमा जी ने धर्म जी के साथ विवाह कर लिया। हेमा जी की माताजी को थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो अपने पति की यादों के साथ विश्वासघात कर रही हैं, पर हेमा जी की गुरु माँ ने परिवार को ये विश्वास दिलाया कि ये एक सही निर्णय है और चाहे ये अटपटा सा लगे, पर उन परिस्थितियों में ये विवाह ही एकमात्र विकल्प था। उससे होने वाली कठिनाइयाँ बाद में भी हल की जा सकती थीं। 2 मई सन 1980 में हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी ने एक साधारण आयंगर विधि से विवाह कर लिया। हेमा जी कहती हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ मैंने जानबूझकर कभी किसी को आहत नहीं किया। जीवन साथी की पसंद शायद इसका अपवाद हो सकती है। ये एक बहुत कठिन निर्णय था और ये पूरे परिवार के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं परिवार की अकेली बेटी ना होती या मैं सार्वजनिक जीवन में ना होती तो भी क्या ये इतना ही पीड़ादायक होता। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने मुझे गुलाबों के फूल देकर या चांदनी रातों में सैर कराकर रिझाया था। इसके विपरीत उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की।
वो मेरी तारीफ पीठ पीछे ही करते थे। जब भी मैं उन्हें कुछ कहने के लिए टोकती तो वो कहते, तुम ठीक ठाक लग रही हो, यह सब कुछ ठीक है। ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह था। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी माँ के संरक्षण से अपने प्रियतम के संरक्षण में आ गई हूँ, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके प्रति इसलिए भी आकर्षित हुई क्योंकि वे काफ़ी हद तक मेरी माँ की तरह थे, मजबूत और एकदम शांत। ये बेहद मुश्किल भरा समय था। हेमा जी और धर्म जी एक दूसरे के लिए अपनी चाहत को लेकर अगर पल भर के लिए भी डगमगा जाते तो उनका रिश्ता टूट गया होता, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े रहे। प्यार और जिम्मेदारी के बीच में फंसा ये जोड़ा एक दूसरे का खामोशी से साथ देता रहा। धर्म जी हेमा जी से कहते रहे कि वो उन पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। हेमा को उनके इरादों पर भरोसा था और वो किसी भी आलोचना को सहने के लिए तैयार थी। उन दिनों जब धर्म जी ने हेमा जी को विश्वास दिलाया कि वो इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, तब हेमा जी को लग रहा था कि वो शायद बेंगलोर जाकर बस जाएंगे। हेमा जी कहती हैं कि वो मेरे सपनों का शहर है और मैं सोचती थी कि वहाँ मैं पूरी तरह खुश रहूँगी। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम बॉम्बे में ही रहेंगे, लेकिन मैंने इतनी सारी बातें कभी नहीं सोची थी, जैसे कि शादी और माँ बनने के बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं काम करूँगी या नहीं। मेरे पास पहले के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट थे जिन्हें पूरा करना था, और इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फिल्मों से विदा ले रही हूँ। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन था, क्योंकि मैंने कभी भी जब कभी प्लान किया है तो वो कभी कारगर नहीं हुआ। हेमा जी के बारे में सारी की सारी अटकलें उसी दिन खत्म हो गईं जिस दिन उन्होंने अपनी शादी की घोषणा की। ये 2 मई सन 1900 के कुछ हफ्ते बाद की बात है, जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर जुहू में हेमा जी के बंगले पर आयंगर परंपरा के अनुसार एक गुपचुप समारोह में शादी कर ली थी, और इस शादी में धर्म जी के पिता समेत सिर्फ उनका परिवार शामिल हुआ था। इस जोड़े को बस शांति और सम्मान की ज़रूरत थी। इसका कुछ श्रेय उन्हें जाता है और कुछ उनकी अच्छी किस्मत को कि वो विवादों को पीछे छोड़कर एक हो गए। शायद हॉलीवुड में ऐसी परिस्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती, लेकिन हमारे समाज में लोगों को दूसरों की निजी जिंदगी में झांकने में ज़्यादा मज़ा आता है। हेमा जी ने हैरत जताते हुए कहा, हम सभी को प्राइवेसी का अधिकार है और इसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को पूरी बात जाने बिना नैतिक फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आज भी कई गंभीर इंटरव्यूज़ में अपरिपक्व पत्रकार मेरी जिंदगी की बीती बातों पर सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं नाराज हुए बिना ही उनके सवालों को टाल देती हूँ। जब कोई प्यार में होता है तब वो उसके खूबसूरत अनुभव को बांटना चाहता है, लेकिन छत पर चढ़कर प्यार का इजहार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इतनी प्राइवेट बातों पर कोई सबके बीच चर्चा क्यों करे? वैसे भी प्यार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। जरूरी नहीं कि सारी बातों की चर्चा तह तक हो, खास तौर पर प्रेस में। मेरे इतने बरसों के कैरियर में कभी कभी किसी को स्टार के साथ मेरी नहीं बनी, या कभी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ मेरी अनबन हुई, लेकिन इससे हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज को स्टार्स के बीच हल्की सी नोक झोंक पर शूटिंग कैंसिल कर दी जाती है। किसी को प्रोड्यूसर के नुकसान की परवाह नहीं होती। आपको ये तब समझ में आता है जब आप खुद प्रोड्यूसर बन जाते हैं।
प्यार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, लेकिन इसकी अपनी एक जगह है। ये आपके काम के रास्ते में नहीं आ सकती, और अगर आती है तो ये प्यार नहीं है बल्कि शौक है। हेमा जी मानती हैं कि कुछ अनुभव बर्दाश्त करने के लिए होते हैं। ये भाग्य है। धर्म जी के प्रति उनका आकर्षण पूर्व निर्धारित था। ये कि उनका आकर्षण अपने किसी दूसरे हीरो की बजाय उनके प्रति होगा, ईश्वर की मर्जी थी। ये कि वो सामाजिक दबावों और नैतिक आरोपों का जोखिम उठाने को तैयार थीं, ईश्वर की ही इच्छा थी। वो कहती हैं, ऐसा कुछ भी सिर्फ चाह लेने से साकार नहीं होता, इसके लिए चाहत की आग दोनों तरफ होनी चाहिए। हेमा जी दूसरी शादियों की पहली महिला कहे जाने का कड़ा विरोध करती हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती हैं, मैं कोई ट्रेंड सेट करने नहीं निकली थी। ये तो भावनाओं और संबंधों को छोटा बताने वाली बात है। हमसे पहले और हमारे बाद भी कई सारे संबंध बने, लेकिन हमारे बीच जो कुछ था वो सच्चा था, और इसी वजह से ये चल भी सका। इसी तरह की परिस्थिति में खुद को पाने वाली महिलाओं के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही मेरा कंपैरिजन किसी से किया जा सकता है। अलग अलग लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। धर्म जी को मेरी क्षमता पर पूरा भरोसा है। इतने बरसों बाद भी वो मेरी तरफ वैसे ही देखते हैं जैसे तब देखा था जब हम पहली बार मिले थे। वो मेरे खास होने का मुझे एहसास कराते हैं। तो ये थी हेमा जी और धर्म जी की प्रेम कहानी और उसकी परिणति। सच है, कोई जानबूझकर इस तरह के रिश्तों में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें ईश्वर की तरफ से होती हैं, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ हेमा जी के साथ। खैर, हम ना तो जज हैं और ना ही मॉरल पुलिस, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो बस हेमा जी को शुभकामनाएं देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।